नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसका परिणाम आ गया। परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय हुई और इस विजय का उत्सव मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय कार्यालय में जिस दिन परिणाम आया उसी दिन एक बड़ा कार्यक्रम जो पारंपरिक रूप से बीजेपी करती आ रही है वहां रखा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित किया। और उस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां गंगा बिहार होकर बंगाल की तरफ जाती है। मतलब अब बीजेपी का जो विजय रथ है, जो बिहार में जो भारी विजय मिली है, उस रथ को हमें बंगाल तक ले जाना है। और बंगाल में ममता बनर्जी को उसी दिन बीजेपी ने चुनौती दिया। अब पश्चिम बंगाल, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद की किरणें निकलनी शुरू हो गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव के समय से ही। जैसे जैसे वहां कम्युनिस्ट, सीपीएम और कांग्रेस कमजोर होती गई, ममता बनर्जी मजबूत हुई, तो साथ साथ ममता बनर्जी के मजबूत होने के साथ साथ वहां चूंकि कांग्रेस कमजोर हुई, सीपीएम कमजोर हुई, तो उसका लाभ विपक्ष का जो स्पेस था ना, वो स्पेस पर भारतीय जनता पार्टी एक लगातार रणनीतिक पहल करते हुए लगातार अपनी बढ़त को बढ़ाती रही। ठीक है, और आज स्थिति ये आ गई 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते कि भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड पोजीशन से एकदम नेस्त नाबूद कर दिया। दूसरा स्थान विपक्ष, मुख्य विपक्ष की जगह बीजेपी ने कंप्लीटली कब्जा कर लिया 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी के 18 सांसद लोकसभा चुनाव में जीत कर आए और लगभग वोट का आंकड़ा लगभग 40% पर पहुंच गया बीजेपी का। लोगों को लगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। प्रतिदिन अखबारों में, मीडिया में आने लगा कि फलाना नेता ने टीएमसी छोड़ा, फलाना नेता ने कांग्रेस छोड़ा, फलाना नेता ने यहां तक कि सीपीएम छोड़ा। और सबका डेस्टिनेशन कहां होता था? बीजेपी। सब शामिल हो रहे थे, केवल वन वे बन गया था। मतलब बीजेपी में आना जारी था, छोड़ना टीएमसी में भी था, कांग्रेस में भी था, सीपीएम में भी था। तो लोगों को लग रहा था कि कहीं करामात तो नहीं हो जाएगा 2021 में, बीजेपी का मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएगा पश्चिम बंगाल में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितना परिणाम सकारात्मक लोकसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा में नहीं रहा। वैसे भी लोकसभा चुनाव में कई राज्य ऐसा परिणाम देते हैं। जितना जबरदस्त परिणाम लोकसभा चुनाव में कई राज्य हैं, जैसे बिहार मान लीजिए, या गुजरात से ही समझते हैं। गुजरात में 26 के 26 सीटें जीत जाती है बीजेपी। मतलब विपक्ष को एक भी नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली में लगातार बीजेपी 7 लोकसभा सीट जीतती रही, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल जीतते रहे। इस बार पहली बार बीजेपी वहां 2025 में जीतने में कामयाब हुई है। तो ये उदाहरण रहता है। तो विधानसभा चुनाव में, चूंकि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार लोगों को दिखती नहीं है, तो मोदी वर्सेस ममता नहीं होता है। वहां मोदी वर्सेस क्वेश्चन मार्क होता है। मोदी वर्सेस कौन, मालूम नहीं। तो इसका लाभ बीजेपी को मिलता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी को लगा कि नहीं, विधानसभा चुनाव में भी वही परिणाम आएगा, तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा। हाँ, बीजेपी एक सम्मानजनक सीटें जीतने में कामयाब रही, बीजेपी का विपक्ष का नेता बना पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ नहीं सकी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहरा नहीं सकी। बीजेपी के भी सीटें घट गई, 18 से 12 पर आ गई बीजेपी की सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में जितनी बीजेपी को नुकसान हुआ 18, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव के बीच के 3 चुनाव में, 2 चुनाव में, एक विधानसभा 21 का और 24 का लोकसभा चुनाव में, उन नुकसान की भरपाई करने के लिए बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव, जो कि मई महीने में होना है पश्चिम बंगाल में, उसमें एकदम आप कह सकते हैं ना कि बीजेपी जैसे किसी युद्ध को लड़ने जा रही हो, किसी दुश्मन पर चढ़ाई करने जा रही हो, वैसी फुल प्रूफ प्लान बनाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक तरह से
एक ऐसा अवैध रणनीति बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है जिसका तोड़ ममता बनर्जी के पास नहीं हो, और ये ममता बनर्जी को भी लगातार परेशान कर रहा है। सबसे पहला एसआईआर के माध्यम से, देखिए एसआईआर एक बात है कि चुनाव आयोग का ये रूटीन वर्क है, लेकिन एसआईआर अभी ही होता ये कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, एक रूटीन वर्क है, लेकिन चुनाव से ऐन पहले होगा ये कोई जरूरी नहीं। साल भर पहले हो सकता था या अगले 6 महीने के बाद हो सकता था। खैर, वो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, मैं बता रहा हूं, वो विशेषाधिकार है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग कब कराती है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल के नियंत्रण में चुनाव आयोग नहीं है। कई लोग आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी के निकटतम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। ज्ञानेश कुमार कम लोग बोलते हैं, ज्ञानेश गुप्ता ज्यादा लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मान लिया अगर ऐसा भी है, अगर तो प्रायः कई बार ऐसा देखेंगे आप कि एमएस गिल भी कांग्रेस के नजदीक थे। ठीक है, उसके बाद लिंग 2 जो बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त, वो भी कांग्रेस के बहुत नजदीक थे, सोनिया गांधी के बहुत नजदीक थे। नवीन चावला को 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। खैर, ये सब इतिहास की बातें हैं, हम उसमें नहीं जाते। मतलब मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि सत्ता में रहने वाले लोग कुछ सत्ता का नाजायज फायदा उठाते हैं। बिहार में भी मैंने देखा कई कुछ चीजें ऐसी हुई जो अगर एनडीए सत्ता में नहीं होती तो चुनाव आयोग शायद वो फैसला नहीं करता। जिस प्रकार से जीविका दीदियों को चुनाव आयोग के सिस्टम में डालकर मतदाता सत्यापन, मतलब बुर्का नसी महिलाओं के मतदाता सत्यापित करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो ऐसी चीजें नहीं होती। चुनाव के दौरान मतदान के दिन जिस प्रकार से सरकार ने पैसे का ट्रांसफर किया और उस पर चुनाव आयोग मौन रहा, ऐसा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो लेकिन है तो एसआईआर जब हो रहा है वहां, तो एसआईआर पर ममता बनर्जी के बौखलाहट आप देख रहे हैं। इस बात का एहसास है बीजेपी को भी और ममता बनर्जी को भी कि बीजेपी कैसे इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को न भूतो न भविष्यति, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि ये मौका छोड़ना नहीं है, इस मूड में बीजेपी है। और ममता बनर्जी को भी एहसास है। कैसे, आप जानते हैं, बीजेपी सबसे पहले समझिए कि 6 भाग में बांट चुकी है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, और कैसे कैसे लोगों को जिम्मेवारी दी है बीजेपी ने, आप इस बात का ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्षेत्र है रायबंग बेल्ट। ठीक है, और ये वो बेल्ट है जो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। ठीक है, सबसे सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, इस इलाके में आप कह सकते हैं पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान जैसे इलाके आते हैं। ठीक है, और इस इलाके में जिम्मेवारी किसको मिली है मालूम है? जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में प्रदेश संगठन महामंत्री, ठीक है, पवन साई, उनको यहां का प्रभारी बनाया है। मतलब पहले पश्चिम बंगाल को 6 भाग में बांटा और 1 भाग का प्रभारी एक राज्य के संगठन मंत्री को बनाया गया। और उनकी मदद के लिए कौन है वहां पर? उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री नहीं केवल बल्कि वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत। ठीक है, धन सिंह रावत को बनाया गया है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है जहां हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर के इलाके आते हैं, वहां पर बीजेपी ने बनाया है दिल्ली के संगठन महामंत्री पवन राणा को। और जानते हैं, ये पवन साई छत्तीसगढ़ में जब सब लोग बोल रहे थे, इस बार आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति बोल रहा था कि भूपेश बघेल वापसी करेंगे, बोल रहे थे या नहीं? अब बताइएगा कमेंट करके। जितने भी एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार तो राजस्थान में नहीं बनेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत जाएगी, भूपेश बघेल जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ वहां? तो जिस व्यक्ति को सबसे बड़ी श्रेय जाता है वो व्यक्ति है पवन साई, संगठन महामंत्री के रूप में। एक ऐसी रणनीति बनाई पवन साई ने जिस कारण से वहां पर जो है बीजेपी की भारी जीत हुई, भूपेश बघेल की भारी पराजय हुई। हर अनुमानों को धता बताते हुए बीजेपी वहां बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। दूसरा बड़ा क्षेत्र जिसमें हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर का इलाका आता है, इस क्षेत्र की जिम्मेवारी दी है बीजेपी ने उसी दिल्ली के संगठन महामंत्री को, जहां किसी को अनुमान था क्या कि बीजेपी इतनी भारी बहुमत से जीत कर आएगी, आम आदमी पार्टी को चकनाचूर कर देगी बीजेपी। लेकिन जिस पवन राणा की मेहनत और बनाई हुई अचूक रणनीति का असर था, उसी पवन राणा को इस इलाके की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ठीक है, और इस इलाके में चूंकि यह इलाका बड़ा है तो इसीलिए इसको 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है,
और एक भाग का इलाका दिया गया है संजय भाटिया को, जो हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं संजय भाटिया, सोनीपत इलाके के, ठीक है, उनको दिया गया है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं जेपीएस राठौर, उनको दिया गया है। दो भाग में बांटकर एक भाग की जिम्मेवारी संजय भाटिया हरियाणा वाले और जेपीएस राठौर को दी गई है दूसरे इलाके की जिम्मेवारी, ठीक है। और यहां पर वो इलाका है मित्रों जहां पर कि जानते हैं हावड़ा मेदिनीपुर वगैरह में क्या होता है, ठीक है। तीसरा इलाका जो कलकत्ता दक्षिण कोलकाता जो मेट्रो सिटी है और दक्षिण 24 परगना ममता बनर्जी का जिला है, जो किला भी है ममता बनर्जी का। नहीं, ममता बनर्जी कोलकाता में भवानीपुर की रहने वाली है, ठीक है। तो वहां की जिम्मेवारी और दक्षिण परगना की जिम्मेवारी जो है, ठीक है, वो एक तरफ से माने अटूट किला है, अभेद्य किला है ममता बनर्जी का। इस किले को चुनौती देने के लिए बीजेपी एक दक्षिण भारतीय एम सिद्धार्थन, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, उनको जिम्मेवारी दिया है। और ये जेपी नड्डा के बहुत ही विश्वस्त हैं, ठीक है। साथ ही कर्नाटक के जो बड़े नेता हैं, बड़े सीटी रवि, ठीक है, जिनको संगठन गढ़ने में, व्यूह रचना करने में, रणनीति बनाने में महारत हासिल है, ठीक है। तो इस टीम को दिया गया है कि दक्षिण बंगाल और जो कोलकाता है वहां ममता बनर्जी के गढ़ को जो है वो ध्वस्त करने की जिम्मेवारी इसी टीम को दी गई है, ठीक है, कि एम सिद्धार्थन की टीम को, कि वहां पर जो है उसके बाद नवाद्वीप और उत्तर 24 परगना, ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है सीधा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ठीक है। हिंदू और मुसलमान केवल हिंदू मुसलमान चलता है यहां पर, दूसरा कुछ नहीं चलता। न सुशासन, न ममता बनर्जी की सरकार का माने ट्रांसफर, न मोदी जी का आवास योजना, न कोई योजना नहीं चलती, बल्कि यहां पर चलता है केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बेल्ट है ये, ठीक है, जिसमें यहां की जिम्मेवारी आंध्र प्रदेश के संगठन महामंत्री एन माधुकर को सौंपी गई है। और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जो बीजेपी के, आपको पता है मुजफ्फरनगर का दंगा याद होगा, कवाल का दंगा याद होगा, ठीक है। और उन दिनों उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे गरम भाषण देने वाले सुरेश राणा याद होंगे आपको, ठीक है। तो सुरेश राणा को दिया गया है और एन माधुकर को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वहां पर जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बीजेपी कैसे कराती है, ठीक है, उस पर। और साथ ही यहां चूंकि मुसलमानों की आबादी, ये वो इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 50% है इस इलाके में, ठीक है। तो इस इलाके में 50% आबादी से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, वहां पर कैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी विधानसभा सीटें और लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई विगत दिनों, जहां मुसलमानों की आबादी 50% या उससे ऊपर रही। रामपुर विधानसभा लोकसभा सीट, ठीक है, कई ऐसे विधानसभा सीट जहां पर कि मुसलमानों की संख्या 50% या उससे ऊपर रही, वहां भी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे, ठीक है। तो ये सब जो कैसे जीता जा सकता है, सुरेश राणा से बेहतर उस बात को समझने वाले लोग कौन होंगे, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इस इलाके में जो है सुरेश राणा करेंगे वो काम एन माधुकर के साथ मिलकर। उसके बाद उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए वो इलाका है मित्रों जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो इस इलाके में जो है, ठीक है, बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश के अनंत नारायण मिश्रा, बगल का ही इलाका है वो, कोलकाता से पूर्वी भारत का ही इलाका है, ठीक है। तो वहां के जो बीजेपी के वहां पर अनंत नारायण मिश्रा है, और सिलीगुड़ी में कर्नाटक के संगठन के से जुड़े हुए अरुण बिन्नारी को वहां का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही माना ये जा रहा है कि वहां पर गोरखालैंड और जातीय राजनीति के कारण जो है, ठीक है, वहां पर एक अलग प्रकार की रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत सूक्ष्मता से कुछ चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि इन लोगों की जो पहचान है वो डाटा एनालिसिस करने में ये लोग बहुत ज्यादा महारत हासिल रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये अनंत नारायण मिश्रा और अरुण बिन्नारी वगैरह को जो जिम्मेवारी दी गई है उसके पीछे, ठीक है। और साथ ही ये वो इलाका है जहां बीजेपी के गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी चुनाव हारे थे। इसके अलावा दार्जिलिंग और पहाड़ का क्षेत्र है, ठीक है, जहां जो छठा इलाका
पश्चिम बंगाल को जिसको 6 भागों में बीजेपी ने बांटा है, तो उसमें छठा इलाका है दार्जिलिंग और उसके आसपास का पहाड़ी इलाका। ठीक है, इसमें यहां पर जो है बीजेपी ने एक तरह से अलग तरह से, मतलब वहां बहुत ज्यादा संगठन में उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर जो गोरखा आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं उन्हीं को बीजेपी लगातार अपने से जोड़ लेती है और उन्हीं के मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। तो वहां एक अलग नैरेटिव केवल तैयार करने की जरूरत होती है। तो उस इलाके में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी। ठीक है, तो प्रदीप भंडारी को वहां की जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही कैलाश चौधरी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान के रहने वाले हैं कैलाश चौधरी। ठीक है, तो उनको यहां पर जो है लगाया गया है प्रदीप भंडारी की मदद करने के लिए। साथ ही वहां पर बीजेपी ने इन लोगों की मदद के लिए बात जो है जोड़ा है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पंकज कुमार, आईपीएस अधिकारी रहे पंकज सिंह। ठीक है, उनको जो है बनाया है, जो गोरखा आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे संवाद स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की रणनीति है बीजेपी की पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए, जिससे ही ममता बनर्जी आप लगातार देख रहे हैं ना कि हाय तौबा मचा रही हैं कि इतना बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, तो ये चूंकि ये बात तो कर नहीं सकती कि रणनीति बनाने में बीजेपी ये वो कर रही है, तो इसीलिए उनका सीधा हमला हो रहा है। बिहार की तर्ज पर एसआईआर के बहाने लगातार बीजेपी को घेर रही है ममता बनर्जी। उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिख रही है। ठीक, अब इस बौखलाहट का लाभ किसको मिलेगा ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास खबरें पहुंचेगी, हमारी नजर उस पर रहती है और उसका विश्लेषण आपको मिलेगा पॉलिटिकल आइडिया पर। तो इसीलिए पॉलिटिकल आइडिया से बने रहिए, जुड़े रहिए। अब तक यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।